गुमराह एपिसोड 93। निहाल चंद का पता हमें मालूम। वो सक्खर के महकमा जंगलात के रेस्ट हाउस के अकब में रहता। उसकी रिहाइशगाह पर जब हम पहुंचे तो ये देखकर हमें बड़ी हैरत हुई कि निहाल चंद कोई बहुत ही बड़ा रईस आदमी था। कोठी उसने एक बड़े रकबे पर तामीर कर रखी थी और वो पुराने लोहे और पुरानी गाड़ियों का कारोबार करता था। हमें वो उसका घर पर ही मिल गया। वजह कतर के एतबार से वो कोई खानदानी रईस मालूम होता था। उसने हमें बड़े इत्तेफाक से अपने मेहमान खाने में बिठाया। उससे ये मालूम करके बेहद खुशी हुई कि हम उससे मिलने के लिए पंजाब से वहां तक पहुंचे हैं। वो हमें शरबत पिलाने के बाद बोला, साईं हुक्म करें, आप इधर मुझ गरीब के पास कैसे आए हैं? बात यह है निहाल चंद जी कि हमने सुना है कि आपका एक भाई महेश चंद कई दिनों से घर से गायब है। हमारी ये बात सुनकर वो सरापा इश्तियाक बनकर बोला, जी, मैंने उसकी गुमशुदगी का अखबार में इश्तिहार भी दिया था। उसका पता बताने वाले को 2000 रुपए देने का ऐलान भी कर रखा है। आपको उसकी कोई खबर हो तो बताएं। ये हमारे पास एक तस्वीर है निहाल चंद जी, ये देखें। हमारा ख्याल है ये आपके भाई की तस्वीर है। ये पंजाब के अखबारात में छपी थी। ये कहकर मैंने वो तस्वीर निहाल चंद के सामने रख दी जो हम ओकाड़ा से लेकर चले थे। निहाल चंद ने वो तस्वीर बड़े गौर से देखी। वो खिड़की के पास जाकर उसका जायजा लेने लगा। जब उसकी कुछ भी समझ में न आया तो उसने ऐनक उतार कर एक तरफ रख दी। उसका चेहरा यही बता रहा था कि वो किसी फैसले पर पहुंचने में शदीद दिक्कत महसूस कर रहा है। फिर वो हमारे पास आकर सोफे पर बैठ गया। वो किसी कतई नतीजे पर ना पहुंच सका तो बोला, ये मेरे भाई की तस्वीर नहीं है, ये तो कोई प्रकाश चंद है, जबकि मेरे भाई का नाम महेश चंद है। ये कहकर वो हमसे जरा फासले पर पड़ी कुशादा सी आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया। आभी मेरे करीबी सोफे पर बैठा था। वो दबी आवाज में बोला, यार ये आदमी मुझे गड़बड़ घोटाला नजर आता है। ये मान क्यों नहीं रहा कि ये तस्वीर इसके भाई की है? ये बोलेगा, खुद ही बोलेगा कि ये तस्वीर किसकी है। इससे पहले अपने दिमाग की गंद साफ कर लेने दे। मैंने आभी को तसल्ली देते हुए कहा, हमारा तो ख्याल था लाला जी कि ये आपके भाई की तस्वीर है। देखें ना, हम इनाम के लालच में इतनी दूर से सफर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर आपका इसरार है तो मैं आपको इनाम की महरूमी से बचाने के लिए मान लेता हूँ कि ये मेरा भाई है, वरना मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। पता नहीं ये कौन डाकू है और इसका तो नाम भी कुछ और है। ये कहकर उसने नशिशगाह के दाएं हाथ बिछी मेज की दराज में से 100 के 20 नोट निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता, ये रख लें, आपकी जरूरत ज्यादा ही शदीद मालूम होती है। ये बात नहीं है जनाब, हम भी ऐसे भिखमंगे नहीं हैं, मगर हैरत हमें यह कि आप अपने सगे भाई को भी नहीं पहचान पा रहे। आबी ने बड़े रसान से कहा और फिर वो उठकर उसकी खूबसूरत मेज के पास बिछी कुर्सी पर जा बैठा। निहाल चंद उस वक्त 2000 के नोट दोबारा दराज में रखने के लिए उसे खोल चुका था। अभी वो नोट रख ही रहा था कि आबी ने दराज में बिजली की तेजी से हाथ डालकर बाहर निकाल लिया। बस एक लहजे के लिए मेरी नजरों के सामने झमाका सा हुआ और जब मेरी नजर जरा ठहरी तो मैंने देखा कि आबी के हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का हल्का फुल्का पिस्तौल था जिसका रुख उसने निहाल चंद की तरफ फेर दिया था। मेरा ख्याल है मिस्टर, आपको आराम से कुर्सी पर बैठकर हमारे चंद सवालों के जवाब देने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ किसी इनाम के लालच में नहीं आए। निहाल चंद एकदम कुर्सी से उलझ गया। उसका रंग फक हो गया। वो फटी फटी नजरों से आबी को देख रहा था। बैठ जा भाई, हमें तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। निहाल चंद सिमट सुकड़ कर बैठ। आप कारोबार क्या करते हैं लाला जी? मैं पुराने लोहे, तांबे और पुरानी गाड़ियों का लेन देन करता हूँ। कितना सरमाया लगा रखा है आपने इस कारोबार में? यही कोई 16-17 लाख रुपए। ये तो बड़ी रकम है। इससे पहले आप क्या करते थे? ये सवाल बेमाने हैं। नहीं, मुझे मालूम होना चाहिए कि यह सरमाया आपके पास कहाँ से आया है। मेरी मालूमात के मुताबिक वो चंद साल पहले आपके पास रहने के लिए खोली तक नहीं थी। मैं फिर कहूंगा कि आपको मुझसे ऐसे निजी सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। ये कहकर उसने मेज के पहलू में लगी घंटी पर पांव रखने की कोशिश की, मगर आबी ने उसे गिरेबान से पकड़कर कुछ इतनी तेजी से ऊपर उठाए कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते लाला जी, आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। बहुत सी बातें हमें प्रकाश चंद ने खुद ही बता दी थी, मगर आप उनसे इनकार कर रहे हैं। क्या ये सही नहीं है कि ये सारा सरमाया आपको आपके भाई महेश चंद ने मुहैया किया था और वो कई सालों से डाकुओं के गिरोह में शामिल था? ये गलत है। निहाल चंद ने अपने गिरेबान आबी की गिरफ्त से छुड़ाते हुए कहा। आबी ने खींचकर उसे मेरे पास सोफे पर ला गिराया। निहाल का रंग लम्हा बलम्हा हल्दी हुआ जाता था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका वास्ता किन लोगों से पड़ गया है। यह गलत नहीं है निहाल चंद, तुम जाओ भाड़ में। हमारी तरफ से तुम चाहो तो पूरा शहर बेच खाओ, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। हमें ये बताओ कि तुम्हारा वो भाई प्रकाश चंद किस गिरोह के साथ मिलकर काम करता था और उस गिरोह का सरगना कौन है? हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। तुम्हारी दौलत से, तुम्हारी बेईमानी से हमें कोई सरोकार नहीं है। मैंने निहाल चंद के बाल मुट्ठी में जकड़ते हुए कहा। उसके साथ ही मैंने अपना तारुफ भी करवा दिया। मैंने उसे बता दिया कि हमारा धंधा भी वही है जो महेश चंद का है। अच्छा, तो ये बात है।
मैं तो समझा था कि आप खुफिया पुलिस के आदमी हैं। देखिए साईं, हम आपसे शराफत से बात करते हैं, हम आपको सारी बात बता देंगे। बात यह है साईं कि मुझे मालूम हो गया था कि मेरा भाई महेश चंद उधर पंजाब में तरन तारण गाँव में मारा गया है। उसका फोटो मैंने अखबार में देख लिया था। उसका नाम मैंने जानबूझकर उसके बाजू पर प्रकाश चंद लिखवाया था। बचपन में हम उसे प्रकाश ही कहा करते थे। उसने पिछले 5 साल में मुझे कोई 7 लाख रुपया कमा कर दिया है। एक बदमाश है सुल्तान लाखू, वो शिकारपुर का रहने वाला है। महेश उसके गिरोह में शामिल हुआ तो मैंने वक्फे वक्फे से अखबारों में उसकी गुमशुदगी के 3 इश्तेहार छपवाए। मैं पुलिस पर यह साबित करना चाहता था कि मेरा महेश चंद से कोई ताल्लुक नहीं रहा और वो घर से भाग चुका है। हालांकि वो बाकायदगी से रात के अंधेरे में मेरे पास आकर मुझे बड़ी बड़ी रकमें दे जाता था, जो वो कभी उधर पंजाब से और कभी कराची से लूट कर लाता था। जब वो तिरन तारण में मारा गया तो उसके फौरन बाद ही मैंने एक और इश्तेहार छपवा दिया ताकि पुलिस को ये तासुर दे सकूं कि मुझे उसके बारे में कोई खबर नहीं है। क्या उसके गिरोह का कोई आदमी तिरन तारण की वारदात के बाद आपके पास आया था? हाँ, लाखों ने एक आदमी को मेरे पास 1 लाख रुपया देकर भेजा था और कहा था कि उसे प्रकाश की बेवक्त मौत का बेहद अफसोस है, पर भगवान को यही मंजूर था। ये कहकर निहाल चंद ने एक महकती हुई बीड़ी सुलगा ली। अब वो पहले से कहीं ज्यादा पुरसुकून नजर आ रहा था। क्या तुम लाखों से हमारी मुलाकात करवा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, मगर उसे आपकी नियत पर जरा भी शक पड़ गया तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमें भी जिंदा रहने की कोई इतनी ख्वाहिश नहीं है। तुम हमें उसका पता बता दो या फिर हमें उसके पास ले चलो। मगर साईं, आप क्या खोद रहे हैं इस पहाड़ के तले से? कुछ बात है लाला, अगर हमारा मुजरिम लाखू नहीं है तो हम उसे दूर से सलाम करके वापस आ जाएंगे। तुम ये बताओ, वो जेल जा चुका है? हाँ, यही कोई 4 माह पहले वो रावलपिंडी जेल से भाग निकला था। आबी के उस सवाल ने अचानक ही मेरी सोच का रुख बदल दिया। आबी का जहन जिस सिमत में देख रहा था वहां मुझे रोशनी के, उम्मीद के, आस के, सुबह के तुलू के कई निशानात नजर आने लगे। तो फिर उठ जा निहाल चंद, देर ना कर। हमें हर कीमत पर आज ही राखों तक पहुंचना है। आज की रात ये हमें जमीन के पेट में आएगी या उसे। आबी फनकारता हुआ कुर्सी से उठ। मैंने भी सोफा छोड़ दिया। बहुत सी बातें आप ही वाज़ेह होती जा रही थी। जितनी भी कालिक आसिया के मुंह पर मली गई थी वो सब के सब उसे रावलपिंडी जेल में ही मैसर आई थी। उसकी तकदीर के खुश पोले में किसी ने वहीं आग लगाई थी और वो आदमी सुल्तान लाखों के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। वो जेल किस सिलसिले में गया था लाला जी? कुछ बता सकते हो तुम? क्या इल्जाम था उस पर? मैंने निहाल चंद के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। मुझे वो अच्छा आदमी नजर आने लगा था। वो सादा लॉबी था। मेरी ये बात सुनकर वो बोला, वो 3 आदमी थे, लाखू, पोलक और पांडे। वो तीनों कत्ल के जुर्म में उम्र कैद काट रहे थे। पांडे और पोलक इंडिया से आए थे उधर थरपारकर के रास्ते से, मगर फिर वो तीनों किसी न किसी तरह किसी को कुछ दे दिलाकर जेल से निकल भागे। तो आपका ख्याल है लाखू अब अपने अड्डे पर होगा? नहीं, शिकारपुर में उसका घर तो है मगर वो वहां नहीं मिल सकता। उसका सुराग लगाना ही असल मसला है। यूं काम नहीं चलेगा लाला जी, हमें लाखों तक हर हाल में पहुंचना है। तो फिर यूं करें, आप उसकी माँ से मिल लें। उसका नाम बसी है, वो माई ज्योना के नाम से जानी जाती है। आप उसके पास चले जाएं। वो अपनी 3 बेटियों के साथ वहां रहती है। उससे आपको मालूम हो सकता है कि लाखों कहाँ है, मगर ये काम बहुत एहतियात से करने का है। वो हम पर एतबार नहीं करेगी लाला जी, आप हमारे साथ चलें। वो मुझे भी नहीं जानती, महेश चंद से भी नावाकिफ थी। उसको तो आपको खुद ही शीशे में उतारना पड़ेगा। ठीक है, उस बुढ़िया से हम निपट लेंगे। क्या उसका शौहर जिंदा है? नहीं, वो मर चुका है। लाखों ने वो जायदाद उसके मरने के बाद बनाई है। ठीक है लाला जी, अब हम चलते हैं। ये आपका पिस्तौल हमारे पास निशानी के तौर पर महफूज रहेगा। उम्मीद है बुरा नहीं मानेंगे। हमारा मकसद अगर हासिल हो गया तो ये आपको वापस मिल जाएगा। मुझे डर है, आप लाखों से कुछ हासिल नहीं कर सकते। वो एक आदमी नहीं है, बहुत बड़े गिरोह का सरगना है। निहाल चंद ने पिस्तौल के बारे में कोई बात कहने से गुरेज ही की। ये तो वक्त ही बताएगा निहाल चंद जी कि कौन कितने पानी में है। अच्छा, खुदा हाफिज। हमारी गुस्ताखी को माफ कर देना। हम बंदूक पर चढ़े बारूद जैसे लोग हैं। पता नहीं कहाँ और किस वक्त हमारा वजूद रेजा रेजा हो जाए। हमें क्षमा कर देना। आबी ने बड़े ही भीगे लहजे में कहा। उसका जहन उस घड़ी खुदा जाने क्या क्या तस्वीरें दिखा रहा था। गाड़ी हमने निहाल चंद के दरवाजे पर ही ठहरा रखी थी। जब हम उसमें बैठे तो आबी के चेहरे को देखकर मेरा दिल अरसने लगा। आबी की आंखें आंसुओं से डूबने लगीं। उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। वो मुझसे अपनी दिली कैफियत छुपा लेना चाहता था। गाड़ी चली तो मैंने उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। क्या बात है यार, तुम इतने अफसरदा क्यों हो रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई है? मेरा सवाल सुनकर वो बिखरने लगा। उसकी आंखें बहने की। वो अपने आंसुओं पर जब्त न कर सका। वो उलझे हुए लहजे में बोला, कुछ नहीं यार, तू भला क्या गलती कर सकता है? मैं उस आसिया की तकदीर पर रोता हूँ। यार, कैसी काली किस्मत लिखवा कर लाई है वो इस दुनिया में। उसकी राह में कोई लाखों भी खड़ा था।
सोच तो जरा जिलानी, ये सब क्या है? मुझे मालूम है यार जी, मगर हम कर भी क्या सकते हैं? एक कोशिश है सो वो हम किए जाते हैं, उससे ज्यादा हमारे बस में है क्या? मुझे तो उस लड़की की कम हिम्मती पर गुस्सा आता है। वो मिट्टी की माधु बनी अल्लाह मियां की गाय जैसी होकर जिस तरफ कोई हाँकता है हाँकती चली जाती है, जैसे वो अपनी मर्जी से महरूम है। कुछ ज्यादा ही भली मानस है हमारी वो बहन यार, मगर उसे कुछ तो अपना डंग साबित करना चाहिए। चींटी भी पांव तले मसली जाए तो काट लेती है। आबी ने मेरे ख्याल से इत्तेफाक करते हुए कहा, वो एक बार मिल जाए तो मैं उसके चेहरे को सामने रखकर उसके मुंह पर गिन गिन कर तमाचे मारूंगा। वो इस मामले में तो किसी भी रियायत के मुस्तहक नहीं, कोई दूध पीती बच्ची नहीं है वो कि जो कोई चाहता उसे लेकर चलता बने। किधर चलना है साहब जी? ड्राइवर ने शहर के वस्त में पहुंचकर कहा। यार हमें याद नहीं रहा, देख इसकी टंकी भरवा ले और हमें यहाँ से सीधा शिकारपुर ले चल। आबी ने ड्राइवर का कंधा थपथपाते हुए कहा, किराए की बात सोच लें साईं, उधर बड़ा टाइम लग जाएगा। तू फिक्र ना कर यार, 100 रुपया दिहाड़ी ठीक है ना? जी नहीं साईं, 150 लगेगा, उधर कच्चे पक्के रास्ते हैं, गाड़ी बहुत खराब होगी। तो ठीक है, जितने दिन तू हमारे साथ रहेगा हम तुम्हें 150 रुपये रोजाना के देते रहेंगे। अपने अड्डे पर यहाँ से तला भिजवा दो, कह दो कि तुम शिकारपुर जा रहे हो। उसने हमारी हिदायत पर अमल किया। गाड़ी का पेट उसने भर लिया और हमने दोपहर का खाना खाकर जब सक्खर से बाहर कदम निकाला तो धूप कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी और सड़कें दहकने लगी थी। सिंध का सूरज अपना काम करने लगा था। ड्राइवर, जिसका नाम यूनुस था, चाय का ऐसा रस किया था कि इतनी शदीद गर्मी के बावजूद उसने लखी कस्बे पहुंचकर कड़क चाय के 2 बड़े बड़े ग्लास चढ़ा लिए। हमने भी उसका साथ, मगर उस गर्मी में वो चाय पीकर हमारी तबीयत मुजमहल हो गई। जब हम शिकारपुर पहुंचे तो शाम के 7 बज रहे थे। शाम सर पर आन पहुंची थी। गाड़ी हमने बाहर सड़क पर ठहराकर ड्राइवर से कहा कि वो हमारा इंतजार करे और वहां से हमारी वापसी तक किसी तरफ ना जाए। उस शहर के बाजार में जब हम शाम के झटपटे में दाखिल हुए तो मुझे लाहौर का डब्बी बाजार याद आया। हर तरफ बड़ी मुतजस्सिस निगाहें हमें देख रही थी। वहां कोई ऐसा आदमी नजर नहीं आता था जिससे हम उस आदमी के बारे में पूछ सके जिसकी बड़ी हैबतनाक तस्वीर हमारे सामने निहाल चंद ने खींची थी। आबी एक पनवाड़ी की दुकान पर रुककर सिगरेट खरीदने लगा। जब उसने बढ़िया किस्म के सिगरेट के 6 पैकेट खरीदे तो पान के लिए भी उसने कह दिया। वो पनवाड़ी कोई बहुत खुशजौक आदमी था और उसकी गुफ्तगू बड़ी ही नस्तालीक थी। वो हमें बड़े गौर से देख रहा था। हमारा लिबास उस खूबसूरत ब्रीफकेस से लग्गा नहीं खा रहा था जो मेरे हाथ में था। आबी के ठेठ पंजाबी से वो मुतासिर हो रहा था। मालूम होता है हुजूर पंजाब से तशरीफ ला रहे हैं। हाँ भैया, कुछ तकदीर का चक्कर है। हमें इधर एक साहब की तलाश है, उनका नाम लाखू है। पता नहीं वो यहाँ किस नाम से मशहूर हैं। उसने हाथ रोक दिया। वो बोला, आप मीर मुख्तार शाह का तो नहीं पूछ रहे? शायद उनका नाम, मेरा मतलब है असल नाम यही हो। हमने उन्हें कभी देखा नहीं है। कोई खास बात उनके बारे में आपको याद हो तो बताएं। वो इधर हमारे ही शहर में रहते हैं। उसने एक एक गिलोरी हमें अलग अलग थमाते हुए कहा। सुना तो यही है। ये मीर मुमताज साहब कौन है? यहाँ ताल्लुकादार हैं। यहाँ कोई माई ज्योना भी रहती है? उसका तो हमें इल्म नहीं जनाब। मीर मुमताज शाह का नाम अलबत्ता सुना है। संगट गांव में रहते हैं। यहाँ शहर में भी उनका एक मकान है, संगट का गांव। मगर भैया, ये लाखों का नाम सुनकर आपको मीर मुमताज शाह कैसे याद आ गया? इन दोनों नामों में तो कोई भी चीज मुश्तरक नहीं है। मैंने उसे टोकते हुए कहा, कोई ऐसी बात जरूर थी जिसकी वजह से उस आदमी ने लाखों का नाम सुनते ही हमसे मीर मुमताज शाह का पूछ लिया था। वो कुछ घबरा सा गया। बस ऐसे ही जनाब, सुना है मीर साहब को बचपन में घर वालों ने यही नाम दे रखा था। बस ऐसे ही मैंने किसी से सुना था। और कोई खिदमत जनाब? नहीं, कुछ और नहीं चाहिए। अगर हमें इस आदमी का पता आप बता सकते तो हमारी मुश्किल हल हो जाती। वो समझ गया कि मामला क्या है। मायने खेज अंदाज में मुस्कुराकर उसने सिगरेट का पैकेट मेरे आगे कर दिया। आबी ने सिगरेट सुलगाकर मुझे दिया और फिर मेरा कंधा थपथपाकर बोला, कुछ समझा भी है तू? मेरा ख्याल है लाखू और मीर मुमताज शाह एक ही आदमी के 2 नाम हैं। शक तो मुझे भी यही है, मगर कोई सबूत तो होना चाहिए ना हमारे पास। ये भैया कुछ ठीक ही कह रहा था, मगर इसको असली बात का शायद इल्म नहीं है। वो बदमाश हमसे बहुत कुछ छुपा गया है। किसी और से पूछो, शायद कुछ मालूम हो सके। हमने बाजार का आखिरी कोना छू लिया, मगर कई आदमियों से पूछने के बावजूद भी हमें कुछ मालूम न हो सका। लाखू नाम के किसी आदमी से कोई भी वाकिफ नहीं था। जब हम बाजार से बाहर निकले तो शाम गहरी हो चुकी थी। यार, अब किस तरफ निकले? हम तो बेवकूफ बनकर रह गए। आबी ने मायूस होकर कहा, चल हम सीधे संगठ चलते हैं, मालूम तो करें कि ये मीर मुमताज शाह है कौन। हाँ, देखने में हर्ज ही क्या है। मैंने आबी की हाँ में हाँ मिलाई और हम दोनों रात के खाने के लिए एक छोटे से होटल में दाखिल हुए। मगर अभी हम दरवाजे में ही थे कि 2 आदमी बज़ाहिर बड़ी लापरवाही से चलते हुए हमारे पास आन पहुंचे। वो दोनों हमें बड़े गौर से देख रहे। दोनों मलेशिया की शलवार कमीजें मलबूस थे।
ہم انہیں نظر انداز کر کے ہوٹل کے اندر ایک کونے کی میز کے سامنے جا بیٹھے تو وہ بھی ہماری ہی میز پر آمنے سامنے کی تیسری چوتھی کرسیاں سنبھال کر بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک نے مجھے بڑے رسان سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے برا تو نہیں مانا؟ دراصل ہمیں آپ سے ملنے کا اشتیاق تھا، اسی لیے ہم ادھر آ گئے۔ آپ پنجاب سے آئے ہیں نا؟ جی ہاں۔ آپ نے کیسے جانا کہ ہم ادھر سے آئے ہیں؟ آپ بازار میں کسی آدمی کا پوچھ رہے تھے تو آپ کی گفتگو سے ہم نے یہی اندازہ لگایا کہ آپ پنجاب سے آئے ہیں۔ آپ شاید کسی کو ڈھونڈ رہے تھے، شاید ہم آپ کی کوئی مدد کر سکیں۔ وہ آدمی بڑی روا دوا اور شستہ اردو بول رہا تھا۔ عمر اس کی کوئی 30 سال ہوگی۔ لمبے قد کا مساولہ سا آدمی اپنی شخصیت کے اعتبار سے خاصا پرکشش تھا، خاص طور پر اس کی مسکراہٹ میں کچھ عجیب سی بے ساختگی اور جاذبیت جھلکتی تھی۔ آپ کی تعریف؟ میرا مطلب ہے آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ظفر گٹھارو ہے اور یہ میرے دوست ہیں نصیر دہلوی۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ میرا خیال ہے ہم آپ کے لیے بھی کھانا منگوا لیتے ہیں۔ کھانے کا وقت بھی ہے، رسم دنیا بھی ہے اور موقع بھی اور دستور بھی۔ میں نے آبی کا فقرہ پورا کر دیا۔ ماشاءاللہ، آپ خاصے صاحب ذوق معلوم ہوتے ہیں۔ منگوا لیں صاحب، اگرچہ آپ کی میزبانی کا شرف ہمیں حاصل ہونا چاہیے تھا، پر خیر کوئی بات نہیں، نصیر دہلوی نے کہا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ دونوں اہل زبان نہیں ہیں، مگر دلی والوں کا لب و لہجہ انہوں نے بڑی محنت سے اپنا لیا تھا۔ وہ دونوں ہی مجھے بھیدوں کی گٹھری نظر آ رہے تھے، مگر پھر میں نے اپنا خیال یہ ذہن سے جھٹک دیا، کیونکہ ہر آدمی کو مشکوک سمجھ لینا بھی تو کوئی شرافت نہیں ہوتی۔ کھانا آیا تو وہ بڑی بے رغبتی سے اس پر ہاتھ مارنے لگے۔ انہیں بھوک بالکل نہیں تھی، وہ محض ہمارا دل رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے تھے۔ ظفر نے پانی کا گلاس تیسرے لقمے میں نیچے اتار لیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہاتھ کھینچ لینا چاہتا تھا۔ گلاس میز پر رکھ کر وہ بڑی احتیاط سے بولا، آپ کن صاحب کی تلاش میں ہیں؟ ہمیں بتائیں، شاید ہم آپ کی کچھ رہنمائی کر سکیں۔ دیکھیں ظفر صاحب، ایک آدمی ہے لاکھو، پتہ نہیں اس کے نام کے لاحق سابقے کیا ہیں، ہم اس کی تلاش میں دھر آئے ہیں۔ لاکھو کا نام ہماری زبان پر آیا تو ان دونوں نے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ نصیر نے ایک بوٹی پر دانت مارتے ہوئے ہاتھ روک، کچھ تفصیل بتائیں گے تو شاید ہم بھی کچھ سمجھ سکیں۔ آپ کی خدمت کر کے ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ وہ دراصل پرانا سزا یافتہ ہے، پنڈی جیل میں رہ چکا ہے۔ ہم سے وہ 1.5 برس پہلے 50,000 روپیہ قرض حسنہ کے طور پر لے آیا تھا۔ لاہور سے ہم وہ رقم لینے کے لیے آئے ہیں۔ قرض حسنہ؟ یہ بھی خوب قرض ہے صاحب، اور اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب قرض دینے والا رقم کی واپسی کا مطالبہ کرے تو قرض لینے والا ہنس دے کہ میاں یہ کیا کہہ رہے ہو، وہ تو تھا ہی قرض حسنہ۔ نصیر دہلوی نے ہنستے ہوئے کہا، بات کچھ ایسی ہی نظر آتی ہے نصیر صاحب، مگر وہ ہمارے سامنے ہنس نہیں سکے گا، ہمیں بس وہ نظر آ جائے تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ظفر صاحب، 1 لاکھوں کو تو ہم بھی جانتے ہیں، وہ جو سنکٹ میں رہتا ہے، کہیں یہ وہی تو نہیں؟ ہو سکتا ہے یہ وہی ہو، ہم آپ کو ان سے ملوا دیتے ہیں۔ کیا وہ جیل جا چکا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بیچ میں 1 سال غائب بھی رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ عرصہ اس نے جیل میں ہی گزارا ہو۔ ظفر گٹھارو نے کہا، جب وہ واپس آیا تو خاصا امیر ہو چکا تھا، تو پھر آپ ہمیں اس سے ملوا دیں یا ہمیں اس کا پتہ بتا دیں، یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ سنگھٹ چلے چلتے ہیں۔ کیا خیال ہے دہلوی صاحب؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ بھلے آدمی ہیں، میرا خیال ہے انہیں راستہ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ جی نہیں، یہ علاقہ ہم نے پہلی بار دیکھا ہے، آبی نے کہا۔ وہ ان کی باتوں پر ہر پہلو سے غور کر رہا تھا، مگر اسے بھی ڈور کا کوئی سرا نہیں مل رہا تھا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ ظفر نے تیزی سے اٹھ کر کھانے کا بل اپنی جیب سے ادا کر دیا۔ ہم اسے روکتے ہی رہ گئے، مگر اس نے ہوٹل کے مالک کو قسم دے دی کہ وہ ہم سے 1 پائی بھی نہ لے۔ اس کی وفاداری نے ہم دونوں کو بہت متاثر کیا۔ آپ نے تو ہمیں اپنا گرویدہ بنا لیا ظفر صاحب، آپ جیسے مخلص لوگ اب بھلا کہاں ملتے ہیں؟ آبی نے ظفر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا، یوں جیسے اسے اپنے کوئی جگری یار مل گئے ہوں۔ ہوٹل سے باہر نکل کر نصیر دہلوی بولا، کیا خیال ہے ظفر صاحب، ہم ان کے ساتھ سنگھٹ نہ چلیں؟ آپ کے پاس سواری کا کیا بندوبست ہے جناب؟ حد ہو گئی، یعنی ابھی تک ہم آپ کے اسمائے گرامی بھی نہ پوچھ سکے۔ جی، میرا نام SGMM پیرزادہ ہے اور یہ ہے ہاشم خان۔ ماشاءاللہ، نام تو آپ کے بہت ہی خوبصورت ہیں۔ چلیں ہم یہاں سے کوئی ٹیکسی لے لیتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، ٹیکسی ہمارے پاس موجود ہے، آئیں، آپ کو زحمت تو ہوگی مگر ہماری مشکل آسان ہو جائے گی۔ آبی نے ان کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے کہا، اور وہ عذرائے مروت ہمارے ساتھ کار میں جا بیٹھے۔ معلوم یہ ہوا کہ سنگھٹ وہاں سے کوئی 11 میل دور ہے اور ایک کھڑی اینٹوں کی بنی ہوئی پختہ سڑک وہاں تک جاتی ہے۔ راستہ جلدی طے ہو گیا۔ دوران سفر بیشتر وقت کار کے اندر خاموشی ہی رہی، ہم سب اپنے اپنے خیالات میں گم رہے۔ کار ان لوگوں کے کہنے پر ہم نے ایک سڑک سے اتار کر ایک کچے راستے پر ڈال دی۔ کوئی 10 منٹ بعد ہم ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس جا پہنچے۔
उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। कार एक कच्ची मस्जिद के सामने रुकी तो जफर उसमें से तेजी से नीचे उतरकर बोला, आप इधर ही ठहरे, मैं देखता हूँ कि लाखू घर पर है या नहीं। हम भी आपके साथ ही चलते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ के कुत्ते आपसे भी इतनी शनासाई रखते होंगे जितनी कि हमसे। आबी ने उसके पीछे निकल कर कहा। जफर कुछ घबरा सा गया। आप इधर ही ठहरते तो अच्छा था, मैं उसे यहाँ ही बुला लाता हूँ। नहीं जी, ये क्या बात हुई, आपके साथ हम भी चलते हैं, हमें उससे कर्ज लेना है, कोई भीख तो नहीं मांगते हम उससे। ये कहकर आबी ने मुझे भी कार से उतार ली। नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस हम पहले ही कार की अकबी सीट के नीचे छुपा चुके थे। निहाल चंद का पिस्तौल मेरी जेब में था। जब हम चारों गाड़ी से कोई 10 कदम आगे निकले तो मैंने कहा, आप जरा ठहरें, मैं गाड़ी में से सिगरेट निकाल लूं। ये कहकर मैंने उन्हें कोई बात सोचने समझने का मौका दिए बगैर पीछे हटा और यूनुस से मैंने कहा कि वो गाड़ी में चौकस होकर बैठे और किसी के भी कहने पर गाड़ी को वहां से ना हटाए। कोई खतरे की बात तो नहीं है ना जनाब? वो कुछ परेशान सा हो गया। खतरे की बात तो नहीं है, मगर फिर भी एहतियात बहुत जरूरी है। आप फिक्र ही ना करें जनाब, मुझे मालूम है कि ऐसे मौकों पर मुझे क्या करना चाहिए। ये कहकर उसने नेफे में से पिस्तौल निकालकर मुझे दिखाया। वो उसने कमीज के नीचे पेटी के साथ बांध रखा था। शाबाश, तुम तो बहुत जीदार आदमी हो। ये कहकर मैं तेजी से उनकी तरफ निकल गया। वो चंद कदम और आगे बढ़ चुके थे। जफर हमें अपने साथ लेकर गांव के जुनूब में खड़ी एक हवेली नुमा पुख्ता इमारत के सामने ले गया और बोला, ये मीर मुमताज साहब का डेरा है जनाब, और यहाँ जो भी आता है पहले इसी डेरे पर हाजिरी देता है। हम आपको इधर उनके मेहमान खाने में बिठाते हैं, आपकी रकम मीर साहब भी आपको वापस दिलवाएंगे। ये कहकर उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर बाद दरवाजे के दोनों पट खुल गए। हमारे सामने एक पहलवान सिफत आदमी खड़ा था, जिसका पिंडा नंगा था और वो सिर्फ शलवार पहने था। मालूम होता था वो अभी तक जाग ही रहा था। गठारो साईं, आप इस वक्त कैसे आए हो? खैर तो है? खैर ही है पहलवान, ये मीर साहब के मेहमान हैं, इनको अंदर बिठाओ, कोई जरूरी काम है इनको मीर साहब से। खैर तो है साई, क्या बात है, अंदर आ जाओ, पर मीर साहब तो सवेरे ही मिल सकते हैं। कोई बात नहीं, सुबह कौन सी दूर है। वो पहलवान जफर की बात सुनकर एक तरफ हटा तो हम दरवाजे में दाखिल हो गए। पहलवान ने हमें अपने साथ लेकर एक कमरे में जा बैठाया। उसमें मामूली किस्म की 3 चारपाइयां बिछी थी। हम उन पर जा बैठे। आबी की छठी हिस्स कभी कभी अचानक ही भड़क उठती है। अगरचे हम जानबूझकर खुद को उन लोगों के हवाले कर चुके थे, मगर अभी तक हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सके थे। हम दोनों एक ही चारपाई पर बैठे तो आबी ने दबी जुबान में कहा, यार मुझे तो कोई लंबा ही चक्कर नजर आता है, हमें बहुत ज्यादा चौकस रहने की जरूरत है। ये आदमी खरे नहीं है। मैंने लालटेन की रोशनी में उसका हाथ दबाया कि वो अभी कोई बात ना करे। हमें पहले ये तो मालूम होना चाहिए ना कि वो दोनों आदमी हमें वहां तक लाए हैं तो उनका मकसद क्या है। पहलवान हमें उस कमरे में पहुंचाकर वापस जा चुका था और दरवाजा उसने बाहर से भेड़ दिया था। कोई 5 मिनट के बाद जफर बोला, आए नसीर साहब, हम इनके लिए बिस्तरों का इंतजाम करें। अगर मीर साहब जाग रहे हैं तो इनसे मिलवाए देता हूँ। नसीर फौरन उठा और जफर के साथ हमसे माजरत करता हुआ बाहर निकल गया। अचानक मेरे जहन में झमाका सा हुआ। मुझे याद आ रहा था कि जफर गठारों को मैं पहले भी कहीं देख चुका हूँ। उसकी वो मुस्कुराहट ही उसकी शख्सियत का तारुफ थी, मगर मैं माजी के किसी भी गोशे में उसको अपने तमाम तरलाहिकों साबकों समेत जहन के किसी खाने में भी पूरी तरह ना देख सका। मैं समझा वो मेरा वहम है। मैंने वो ख्याल फौरन ही जहन से झटक दिया। अभी कोई 15 मिनट भी ना गुजरे थे कि पहलवान तेजी से अंदर आया। आए साईं, मीर साहब अभी तक जाग रहे हैं, शायद वो आपसे मिल लें। आप पंजाब से आए हैं ना? हाँ। वो जफर साहब कहाँ हैं? वो तो मीर साहब के पास बैठे हैं, आए जल्दी आए। पहलवान ने एकदम अफरा तफरी मचा दी। हम कमरे से निकलकर उसके पीछे चल दिए। वो हमें खुले सहन में से गुजारकर दाएं हाथ बने कमरों के वस्त में ले गया। उन कमरों के आगे बरामदा था जिसके पुख्ता फर्श पर हमारे कदमों की चाप हमें बड़ी गैर मानूस नजर आती। पहलवान ने हमें वस्ती कमरे में बिठा दिया। उसमें चंद कुर्सियां दीवार के साथ बिछी थी। फर्श पर दबीज गहरे नीले रंग की दरी बिछी थी। मालूम ये होता था कि हम हवेली के अकबी हिस्से में जा पहुंचे हैं और मीर साहब के रिहायशी हिस्से से काफी दूर आ गए थे। अभी हम वहां बैठे ही थे कि 3 भारी भरकम आदमी अंदर आ गए। उनमें से 2 के हाथों में तेज धार कुल्हाड़ियां थी, ऐसी कुल्हाड़ियां जिनके फल गैर मामूली हद तक चौड़े और चमकदार थे। दोनों ने कुल्हाड़ियां अपनी कलाइयों पर यूं लटका रखी थी जैसे वो उनके जिस्मों का हिस्सा बन चुकी हों। वो दोनों खद्दर के कुर्ते शलवार पहने थे। उनके बदन ऐसे वर्जिशी थे कि उनकी एक एक बोटी थिरकती नजर आती। कमरे के अंदर आकर उस आदमी ने, जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, हमें बड़े भारी भरकम लहजे में अस्सलाम वालेकुम कहा। हमारा जवाब सुनने के बाद वो कुर्सी खींचकर हमारे सामने बैठ गया और बड़े तहकुम आमेज लहजे में बोला, आप मीर साहब से मिलना चाहते हैं? हम तो लाखों से मिलने आए हैं भाई साहब, मगर शिकारपुर से ये दोनों आदमी यानी जफर गठारो और नसीर साहब हमें यहाँ ले आए
کہ संकट में हर आने वाला मीर साहब का मेहमान होता है। वो तो ठीक है, पर अपने बारे में कुछ बताएं तो सही। क्या मीर साहब का ये ख्याल दुरुस्त नहीं कि आप खुफिया पुलिस के आदमी हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? मीर साहब को तो खुश होना चाहिए कि पुलिस वाले भी आते हैं तो इधर ही आते हैं। क्या वो पुलिस से खुश नहीं? ये बात नहीं है। आपको बहरहाल अपना सही तारुफ करवा देना चाहिए। आपका लाखू तो यहाँ कोई नहीं रहता। जफर गठारों ने तो हमें यही बताया था, वो इसीलिए हमें इधर लाया है। वैसे तो लाखू नाम के 2 आदमी यहाँ रहते हैं, एक भंगी है और दूसरा हारी, और उन दोनों को हमने बुलवा लिया है। उनको अंदर भेज दे बलवानी, उस हारी को और भंगी को भी। आपने तो उसे कर्ज दिया था, उसको तो पहचानते होंगे आप। दरवाजे में खड़े एक कुल्हाड़ी बरदार ने पीछे हटकर 2 आदमी अंदर भेज दिए। एक तो मिखमिनी से कद का आदमी था, डरा सहमा और कुचला, वो उस गांव का भंगी था। दूसरा आदमी भी बस यूं ही सा था, अखरे बदन का दराज का जवान जिसके गाल अंदर को पिचके थे और सख्त मेहनत मुशक्कत ने जिसके बदन से सारी तवानाइयां निचोड़ के रख दी थी। वो आदमी किसी भी तरफ से लाखू का पता नहीं देता था जिसकी तलाश में हम वहां पहुंचे थे। हमसे मजाक तो ना करो साईं, ये चरखबाजे हमें क्यों दिखा रहे हो? हमें लाखू डाकू से मिलवाओ, उस लाखू से जो पिंडी जेल में रह चुका है और जिसका पता हमें निहाल चंद ने, जिसका भाई महेश चंद उधर तिरनतारन में मारा गया था, दिया है। सुन रहे हो ना? मैंने गुस्से से बेकाबू होते हुए कहा, तुम बाहर चलो, इन्हें वापस भेज दे बलवानी। उस आदमी ने बड़े तल्ख लहजे में कहा। वो दोनों फौरन ही वहां से बाहर निकल गए। पीरजादा साहब जाएं, उस आदमी की तस्वीर गाड़ी में से निकाल कर लाएं। मैं इन्हें दिखाता हूँ कि हमें किस लाखों की तलाश है। ये जफर साहब खामखा इनको परेशान करने के लिए इधर ले आए हैं। मैंने वहां से निकलने का बहाना बनाते हुए आबी को अपने साथ उठाकर कहा, आप इधर ही बैठे, हमारा आदमी तस्वीर ले आता है। नहीं, हमें खुद ही जाना पड़ेगा, हम 2 मिनट में वापस आते हैं। पर साईं, ये आप इतने गुस्से में क्यों हैं? और कुल्हाड़ी वाले इधर क्या कर रहे हैं? क्या समझा है आपने हमें? आबी ने उस आदमी से बड़े गंभीर लहजे में पूछा। आपको वहम हो गया है, ये सब तो हवेली के आदमी हैं, कुल्हाड़ियां हर वक्त अपने साथ लिए फिरते हैं। आबी की बात का जवाब देते हुए वो आदमी भी कुर्सी पर से उठ गया। फिर उसने फैसलाकुन अंदाज में कहा, जब तक आप अपनी शनाख्त नहीं करवाते, मीर साहब का हुक्म है कि आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। ये क्या बकवास है? तू चाहता क्या है आखिर? मैंने पिस्तौल निकालने के लिए नेफे की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर उसने मेरी नियत भांपकर फौरन ही अपना पिस्तौल निकाल लिया। कुल्हाड़ी बरदार भी तेजी से हमारे दाएं बाएं आन ठहरे, इतने फासले पर कि वो वार करने में जगह की तंगी से मारे ना जाएं। तुम दोनों इधर ही बैठो, मुझे मीर साहब को बताना होगा कि तुम निहाल चंद, तिरनतारन और महेश चंद की बात करते हो। उन्हें शायद मालूम है कि ये लोग कौन हैं। जब इधर कोई लाखू है ही नहीं, जब आप हमें भी नहीं जानते, तो फिर आप हमसे क्यों भिड़ते हैं? क्यों रास्ता रोकते हैं हमारा? मैंने सूरत हाल को कतई तौर पर उनके हक में देखते हुए कहा, एक बार तो हमें बेबस कर ही चुके थे। अभी मैं बात कर ही रहा था कि दरवाजे में एक लंबा तड़ंगा गोरे चिट्टे रंग का तरहदार आदमी दाखिल हुआ। वो सफेद बुर्राक लिबास पहने था, बाल उसके बलोची अंदाज में कटे थे। उनको देखते ही वो तीनों आदमी संभल कर खड़े हो गए। जफर और नसीर उस आदमी के पीछे थे।